बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है और ख़बरें आ रही हैं कि कोई तरमीम की जा रही है आइन में या कोई ऐसी कानून साजी की जा रही है जिसका डायरेक्ट तल्लुक जो है वो अदलिया के साथ है। क्या जजों की तादाद बढ़ाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, और क्या अगर ये तादाद बढ़ती है तो इसका असर आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की सियासत है उस पर भी बात होगी। तहरीक इंसाफ का जलसा 27 अगस्त को हुनता लाहौर में मुलतवी हो गया और अब 8 सितंबर के इजलास की जो है वो जलसा की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग पैदा हो रही है या लबिंग उसे कह लें या इख्तलाफात कह लें, उस पर भी काफ़ी परेशानी है जो अंदर हैं सियासत के। और जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो चाहती है कि ये खबरें, ये र्यूमर जो हैं वो ख़त्म हो, से भी बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज हड़ताल थी पूरे मुल्क में, आज शटर डाउन हड़ताल थी और टैक्स के हवाले से जो ताजरों की डिमांड्स हैं, जो महंगाई के हवाले से डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकेंगी नहीं हो पाएंगी, इसी भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज मेहरबानो कुरैशी साहब, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, उनसे बात करेंगे। राजा कमरुल इस्लाम साहब मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है। राजा साहब आपका शुक्रिया। मेहरबानो आपका शुक्रिया वक्त देने का। मेहरबानो मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले मुझे बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर, यहीं से शुरू कर लेते हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर जो खबरें आ रही हैं, इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, अली मीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक़ कुछ बातें सामने आती हैं, हमाद अदर का मामला सामने आता है, कभी मरवत साहब की चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या कोई इसको ओवरकम करने के लिए कोई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब की तरफ से कोई हिदायत या कोई चीज़ आई? जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखिए, इस बात को तो हमें मद्देनजर रखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पाकिस्तान की बट वो दुनिया की सबसे बड़ी जमातों में से एक में शामिल होती है, 10 नंबर पर है। तो अब एक इतनी बड़ी जमात में मुख्तलिफ राय होंगी, मुख्तलिफ थोड़े से इख्तलाफात होंगे उसके आइडियोलॉजिकल या किस तरह चीज़ें करनी है, तो उसके अंदर बहस और मुबाहिसा हमेशा होता है। आई थिंक जमहूरियत का हुस्न ही ये होता है कि जब मुख्तलिफ राय आकर इकट्ठे उनमें एक टकराव हो और फिर उसमें गुफ्तगू हो और उसके बाद फिर उसके अंदर हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं डिस्कशंस के साथ। तो हमारी जमात में भी आपने देखा होगा हमेशा अफवाहें होती हैं कि बड़े इख्तलाफात हैं, मगर कभी हमने कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं देखी है। लोगों की ज़रूर मुख्तलिफ राय होती हैं मगर हम उनको साथ लेकर चलते हैं, और इस वक्त भी तहरीक इंसाफ में ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा अफवाहें ही हैं। जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब का हवाला है, वो हमारे सीएम हैं केपीके के और वो बहुत बखूब तरीके से अपनी जो जिम्मेदारियां वो सर अंजाम दे रहे हैं। फिर जहां तक आपका पंजाब का ताल्लुक है, हमाद अजहर साहब ने पंजाब की सदारत से इस्तीफा जरूर दिया और उनकी वजूहात उसकी जायज थी, जो उनकी वजूहात थी, मगर वो अभी भी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात के पंजाब में, और जो प्रेसिडेंसी का ओहदा है वो अभी भी डॉक्टर यास्मीन साहिबा के पास है। हमाद अजहर साहब तो सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट का किरदार निभा रहे थे ना। तो अभी मेहरबान फिर किसकी बात सुनी जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन तो खुद डेला में हैं और मरवत साहब मिल के आते हैं तो वो कहते हैं कि जी उन्होंने मुझे कहा है कि आपने सब कुछ करना है, और कोई और मिल के आता है तो वो कहता है जी मुझे उन्होंने कहा है कि मैंने ही सब कुछ करना है। कभी अलीमा खान की बात आती है, कभी बुशरा बीबी की बात आती है, तो फिर ये इसीलिए ये खबरें बाहर आती हैं ना कि कोई ना कोई चीज़ें अंदर चल रही हैं। जी जी ज़रूर, और मेरे ख्याल में हमारी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनको ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए है और एक दूसरे के मशावरत के साथ ही एक अलामिया जारी करना चाहिए है। मगर देखिए, हमारे पास हमारे चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, और वो बहुत अरसे से जमात के साथ उनका वो मुंसलिक रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब उनकी तरफ से, और एक सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ साहब, जब उनकी तरफ से कोई बात आती है तो उसी को आपको पार्टी पॉलिसी लेना चाहिए है, ना कि जो लोग अपनी ज़ाती हैसियत में बयानात दे रहे होते हैं। देखिए, जहां तक जलसे का सवाल है या उसकी जिम्मेदारी का सवाल है, तो किसी एक बंदे के कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी खान साहब कभी नहीं डालेंगे। वो उनका हमेशा से रहा है
कि आपने पूरी जमात को साथ लेकर चलना है और आपका जलसा या आपकी कोई भी एहतजाज वो तभी उसको कामयाबी मिलती है जब आप सबको साथ लेके चलें। कोई एक बंदा अपने सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले नहीं सकता है। मेरे ख्याल में जो जलसा है उसकी लीड जो है वो हमारे CM साहब हैं अली अमीन गंडापुर, वो लेंगे लीड और बाकी उनको असिस्ट करेंगे पंजाब के जो हमारे रीजनल हेड्स हैं, चाहे वो नॉर्थ पंजाब हो, सेंट्रल हो, वेस्ट पंजाब हो या साउथ हो, वो सब अपना हिस्सा डालेंगे और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जिन लोगों की जो तंजीमें हैं मुख्तलिफ शहरों की, वो सब उसमें अपनी अपनी जो है जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। ठीक है राय साहब, आप गवर्नमेंट हैं सर, पहले जलसा इस्लामाबाद में होना था, मुलतवी हो गया, NOC हो गया था, लेकिन फिर बाद में जो सिक्योरिटी कमेटी है उसने कहा जी कि नहीं हालात अच्छे नहीं हैं और खान साहब ने भी जो है वो परमिशन दे दी कि जलसा मुलतवी कर दीजिए। लेकिन अब उनको वो कह रहे हैं कि चाहे मैं कहूँ भी सही तो फिर जलसा लाजमी होना है। तो 8 सितंबर के लिए तैयारी है आपकी? जी हमारी तो तैयारी यही होगी कि अमन अमान को बरकरार रखा जाए, लोगों की सलामती को, इस्लामाबाद वालों को भी और जो बाहर से आए उनको भी। लेकिन अब ये फैसला इन्होंने करना है कि आया वो अगर वो वाला जलसा है उसे मुलतवी कितने बजे करना है, ये तो खान साहब ने रास्ता बंद कर दिया कि अब आपने मुझसे नहीं पूछना, यानी जो करना है वो आपने खुद ही कर देना, यानी मनसूख करना है या कोई। लेकिन एक दिलचस्प बात अभी जमातों के हवाले से बात हो रही थी तो मैंने अपनी बहन से सुनी कि तहरीक इंसाफ दुनिया की और नंबर भी बड़ा दिलचस्प है कि 10वें नंबर की जमात है। तो मुझे ख्याल आया कि एक पिछले दिनों मैंने एक बोर्ड देखा एक बड़ा शहर में लगा हुआ, उसमें लिखा हुआ था, एक स्टूडेंट की तस्वीर थी और दुनिया भर में पहली पोजीशन। अच्छा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये दुनिया में कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जो, तो पता चला कि उन्होंने फेडरल बोर्ड में पहली पोजीशन ली है और फेडरल बोर्ड के चूंकि एक आधा स्कूल कहीं ना कहीं सऊदीया में और कहीं ममालिक में भी है तो वो दुनिया भर में पहले, तो इस तरह दुनिया को तो खैर क्रेडिट किया जा सकता है। लेकिन वापस आते हुए कि तहरीक इंसाफ को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ पिछले 20 साल से पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से। उमर अयूब साहब का इन्होंने नाम लिया और वाकई वो आजकल बड़ी फॉर्म में, तो यानी उन तमाम ख़ानदानों को कि जिन्होंने जमहूरियत का तिया पांचा किया पाकिस्तान में और हमेशा अमरीतों को सपोर्ट किया, उनका को इनकलाबी बनाने में तहरीक इंसाफ का बड़ा किरदार है और ये ड्यू क्रेडिट देना चाहिए, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर के देना चाहिए। मैं डेफिनेटली देता हूँ कि तो तमाम यानी वो लीडर्स जहाँ जहाँ हमें वो नज़र आते हैं, चाहे वो जो हमारे जिनका अभी इस्तीफ़े का जिक्र हुआ पंजाब का, उनको देख लें और ये बाकी तो बड़ी जमहूरियत के लिए तवील खिदमात हैं अमरीत के तवील अदवार में। आप चाहे जनरल ज़िया-उल-हक का दौर देखें, चाहे जनरल अयूब खान का, तो ये ड्यू क्रेडिट है, ये ड्यू क्रेडिट है जी। मैं बिल्कुल आप कुछ कहना चाह रही हैं? ये बिल्कुल जी मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत 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 बड़ी दिली का मुजाहरा कर रहे हैं राजा साहब और हमें बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए जी। मगर जो जमात ज़िया-उल-हक साहब की नर्सरी में जिसका पौधा लगा हो, जिसकी फंडिंग और IGI और ये सारा कुछ तो पूरा पाकिस्तान जानता है, वो फिर सिविलियन सुप्रीमेसी के नारे लगाए, वोट की इज्जत की बात करे और फिर बूट पॉलिश पे लग जाए, उनको इस तरह का तंज करना जेब नहीं देता है। मैंने तो क्रेडिट दिया है तारीफ का हिस्सा। जी मुझे आपका तंज भी समझ आ गया सर, हम भी बड़े अरसे से ये सब देख रहे हैं, समझते हैं कि दबे लफ्जों में आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं खुल के कह देती हूँ वो बात। देखिए आपकी जमात पैदावार ही ज़िया-उल-हक की थी और आज भी अगर वो हुकूमत में है तो उसके सर पे किसी का हाथ है एस्टैब्लिशमेंट का, उनको पुष्पनाई हासिल है तो ही वो 17 सीटों के ऊपर एक जाली मैंडेट के साथ हुकूमत में आई हैं। ये तल्ख हकायक हैं। आप दबे लफ्जों में बात करते हैं, मैं खुले खुले लफ्जों में बयान कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो बात की, देखिए अगर उमर अयूब साहब की भी आप बात करते हैं ना, आप उनकी अपनी सियासत देखें। अगर आप हमारी बात करना चाहते हैं आप हमारी सियासत देखें, मेरे वालिद की कुर्बानी देखें। अगर आप हमाद अजहर की बात करना चाहते हैं तो आप उनकी सियासत देखें। आप हमारे बाप दादाओं पे मत जाएं। हम पे जो जिम्मेदारी आयद होती है वो है कि हम क्या नजरिया चुनते हैं, क्या हम जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं या हम फिर
एक आमरीत की तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, और हमारी कुर्बानियां सब पाकिस्तान देख रहा है, चाहे वो जेलें हो, चाहे वो दहशत, चाहे वो इस बर्बरियत का सामना हो, चाहे वो पर्चे हो, चाहे वो रूपोश होना हो, चाहे वो डंडे खाना हो, चाहे वो शेलिंग बर्दाश्त करनी हो। हम अपनी जगह पे कायम खड़े हैं आज भी जमहूरियत के लिए। ना हम डील करके लंदन भागे, ना हम डील करके किसी और जमात में गए, ना हमने दबाव के नीचे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। हम अपनी जगह पे कायम हैं और हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं। तो जरूर आपको इसका क्रेडिट हमें देना चाहिए है। और माजी की दुहाइयां और इस तरह के तंज करना आपको मैं इत्तेफाक करता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। मैंने बिल्कुल हरगिज़ आपके ख़ानदान की तरफ या किसी और की तरफ नहीं कहा। मैंने उमर अयूब साहब की सियासत की तरफ इशारा किया था, और आपने कहा कि उनकी सियासत को देखें, तो उनकी सियासत तो आपने भी देखी, हमने भी देखी कि कितनी जमातों में यही मुस्लिम लीग नून का बजट बड़ा गला फाड़ फाड़ के वो पेश करते थे इसी शोर शराबे में। इससे पहले भी तो मैंने खुदा नख्वास्ता किसी ख़ानदान आपने बाप दादा की तरफ बिल्कुल जो है वो इशारा नहीं किया, लेकिन उसके साथ सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो जिस हाथ का जी आज जिक्र कर रहे हैं, ये हाथ हमने 18 से लेकर 22 तक भी देखा, और यही इनकलाबी उस हाथ के नीचे जो हैं वो बड़े फ़ख्र से सार उठाए हुए देखे। बहरहाल ये दास्तान ज़माने की है। आप अपने टॉपिक पे जो है मैंने रुख कर दिया था। आप लोग डायरेक्ट मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे अगर कोई उसको लगी, लेकिन मैंने सिर्फ उमर अयूब साहब का। चलें, मुझे एक ब्रेक लेनी है, यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे मेहरबानों, फिर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पार्लियामेंट के अंदर जो है वो क्या होने जा रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ख़बरें ये आ रही हैं कि कोई तरमीम की जा रही है, कुछ कानून साजी हो रही है, और कहा यह जा रहा है तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अक्टूबर नवंबर बड़ा अहम है, और अक्टूबर नवंबर में जो है वो बड़ी तब्दीली आ जाएगी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मेहरबानों, एक तो बताइएगा कि अक्टूबर नवंबर में क्यों इतना तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि जो है वो इस अक्टूबर के बाद जो है हालात चेंज हो जाएंगे, और दूसरा मुझे बताइएगा कि जो कानून साजी होने जा रही है, क्या इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कोई तरमीम हो रही है? कोई खबरें क्या आ रही हैं? आपके पास भी खबरें होंगी कुछ? जी देखिए, जो इन्होंने पार्लियामान में पेश किया है कॉज अपने एजेंडा लिस्ट, उसके ऊपर तो 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिसके लिए इनके पास नंबर्स नहीं है। तो हम जो जेर बहस लाते हैं वो हैं जो 2 बिल्स ये लेकर आना चाह रहे हैं जिनके लिए सादा अक्सरियत की जरूरत है। उसमें से एक बिल जो है वो है टू रिपील कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर्स। मेरी नजर में वो सिर्फ ये इसलिए करना चाह रहे हैं, देखिए एक अदालत के पास, जैसे कि खुद जजेस भी कह चुके, ना उनके पास कोई फौज है, ना उनके पास कोई PR मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है या कोई स्पोक्स पर्सन है। उनके पास सिर्फ उनका कलम होता है जिससे वो अपना ऑर्डर लिखते हैं, और उस ऑर्डर को इन्फोर्स कराने के लिए उनके पास कंटेम्प्ट की पावर्स हैं। तो अगर हम एक सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की कंटेम्प्ट पावर्स को रिपील करते हैं तो हम उस अदालत को टूथलेस बना रहे हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब फिर वो एक सजेशन बन जाए ऑर्डर, और उसको किसी तरह भी इंप्लीमेंट करने की ताकत ही नहीं रहेगी। और हम देख चुके हैं माजी में कि किस तरह हाई कोर्ट के जजेस के ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अगर पसंद नहीं आते हुकूमत को तो उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया वो मेजॉरिटी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का कि जिसमें उन्होंने जिनको ये आजाद उम्मीदवार बुलाते हैं उन्हें PTI का डिक्लेयर किया गया। उन्होंने अपने एफिडेविट्स भी जमा करा दिए, मगर उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। ये एक्चुअली कंटेम्प्ट में आता है, और इसीलिए ये वो कंटेम्प्ट की पावर्स लेना चाहते हैं ताकि ये जो फैसला इनको पसंद ना आए, जो इनके हक में इनको ना लगे, उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सके। मेरे ख्याल में ये आज़ादी अदलिया के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये जो रूल ऑफ लॉ जिसकी हम बात करते हैं, ये उसके लिए बहुत खतरनाक है, और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक है। तो आप समझती हैं कि ये कानून पास हो जाएगा? आप समझती हैं कि ये कानून पास हो जाएगा? जी, तो सादा अक्सरियत, इसके लिए तो सादा अक्सरियत इनको दरकार है, और सादा अक्सरियत इनके पास है।
मुझे तो लगता है अगर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है, जो कि दूसरा वाला भी जो बिल है, इकट्ठे बात कर लेते हैं, वो है तादाद बढ़ाने का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 17 से उसको 23 करना चाह रहे हैं। उसमें उन्होंने जो हवाला दिया है वो है कि बहुत बैकलॉग है, तो जरूर बैकलॉग है केसेस का, सबसे ज्यादा बैकलॉग है। अगर आप हाई कोर्ट्स की तरफ आए, लाहौर हाई कोर्ट में 20 लाख केसेस का बैकलॉग है। तो सबसे ज्यादा जो आवाम को रिलीफ चाहिए होती है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं होती है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होती है और वो आपके हाई कोर्ट से होती है। तो वहां पे फिर आप ज्यादा जजेस अपॉइंट करें, उनको मजबूत करें और वहां पे बैकलॉग आपका कम होगा, वहां पे आवाम की मदद होगी। मगर जिस तरह ये कर रहे हैं, रात के अंधेरे में जिस तरह बिल्स लाए जा रहे हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स बनाकर लाए जा रहे हैं, उससे तो सिर्फ इनकी जो बदनीयती है, मैलिस है, मैलिफाइडी है, वो जाहिर होती है। और अगर एक प्राइवेट मेंबर का बिल आता है, आखिरी जुमला बोल दूं, अगर एक प्राइवेट मेंबर का बिल आता है तो उसको सबसे पहले लॉ एंड जस्टिस कमेटी में जाना चाहिए है, वहां पे वो जेरे बहस आए, वहां पर गुफ्तगू हो, वहां पे उसके अंदर अगर कोई इस्लाहात की जरूरत है तो वहां पर वो हो और फिर उसको प्रेजेंट करना चाहिए है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह ये बिल्स लाए गए हैं, रात के 1 बजे इनका एजेंडा सामने आया, उसके पहले इनके इर्द गिर्द एक सीक्रेसी थी, हुकूमत कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और हमने 1 बजे देखा कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि जैसे अफवाहें थी। इससे सब जो एक ये फॉर्म 47 पे जाली हुकूमत बैठी है, इनकी जालसाजी, बदनीयती सामने आती है। जरूरत क्यों पेश आ रही है कि कानून साजी हो और जो है वो अदलिया की तादाद जो है बढ़ा दी जाए जजों की, क्यों वैसे? देखें, एक तो मेरी बहन ने क्लियर कर दिया और वाकई ऐसे ही है कि उस बैकलॉग है। तो ये एक प्राइवेट मेंबर का चूँकि बिल है तो ऐन मुमकिन है कि कोई और मुझ जैसा मेंबर उठ के तो वो कहे जी कि हाई कोर्ट को भी साथ ऐड करें। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि बैकलॉग तो सारी अदालतों में, तो वो तो एक हो जाएगा ये। और दूसरा, कंटेम्प्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत से सुप्रीम कोर्ट के लातादाद फैसले हैं जिन पे अमल नहीं हुआ। मसलन 1-2 तो मैं भी बयान कर देता हूँ कि उर्दू को कौमी ज़ुबान करार देने का और हर जगह राइज करने का सुप्रीम कोर्ट का शुरू भी हुआ था उस पर, लेकिन फिर बाद में उस पर अमल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उसमें प्रैक्टिकल कुछ ऐसी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से उन पे अमल नहीं हो सका अभी तक। इस तरह बहुत से और ऐसे फैसले कोटा सिस्टम के मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे, तो वो अभी तक नहीं हो सका। तो वो तो चलें एक बात है, लेकिन आप देखें कि इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हथियार से एक जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी को भेजा गया, घर भेजा गया विद इन सेकंड्स, और इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ख़तरे के पेश नज़र प्राइम मिनिस्टर जो थे दूसरे अपना नवाज शरीफ साहब को भेजा गया, एक को फांसी लगाया गया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, इस अदालतों के पास मॉरल अथॉरिटी होती है। जब फैसलों के पीछे कौम की एक अथॉरिटी होती है तो कहीं भी दुनिया में अदालतें जो हैं वो गिरफ्तार करा के हथकड़ी लगा दूंगा, बेल्ट उतार दूंगा, इस तरह करके तो कहीं इन्फोर्स नहीं करते अदालतें। कानून आप पूरी दुनिया में देख लें। लेकिन ये एक 2-3 चीज़ें थी। लेकिन आपने जो तीसरा इशारा किया, देखें, तरमीम प्राइवेट मेंबर की तरफ से बिल पेश होना पार्लियामेंट्री एवोल्यूशन का एक हिस्सा है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो है वो प्राइवेट मेंबर को बिल्कुल बांध के और पार्टियों की ऑटोक्रेसी कि जी जमात की लीडरशिप ने ये फैसला करना है तो होगा। और जो जिसका जिक्र अभी इन्होंने किया अपना नूर आलम साहब के बिल का, ये तो मेरा ख्याल है कि मुलाकातें तो आखिरी जो बड़ी ज़ोर शोर से हुई वो वफूद की हुई, तरीके इंसाफ की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। तो नूर आलम साहब ने भी बयान भी दिया है कि मैं अपनी पार्टी के मशवरे के बगैर नहीं करता। तो ये भी एक डेमोक्रेसी है और उसमें एक बड़ी एक लॉजिकल उनका उसकी एक अमेंडमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो डुअल नेशनलिटी है, देखें आप, मैं भी और मेहरबानो साहिबा दोनों हम एक असेंबली के मेंबर हैं, हमने मुंतखब देना पड़ता किया या मेंबर रहे हैं या मेंबर बनने का इरादा रखते हैं, यानी उसी हिस्सा है। तो इसके अंदर एक MPA सूबाई असम्बली पंजाब में 397 मेंबर्स हैं, तो एक MPA नहीं रह सकता अगर उसकी डुअल नेशनलिटी हो। यानी उसने हल्फ उठाया, वो कहता है जी आई विल बी लॉयल टू द क्वीन, और क्वीन के लिए जहाँ पे मुझे ब्रिटिश सुपरमेसी के लिए जान भी देनी पड़े मैं दूंगा। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स का जो ओथ लेते हैं, तो क्या वो जेब देता है कि उस ओथ का लेने वाला हमारे फैसले कर रहा हो और हमारे वजीर आज़म को घर भेज रहा हो? तो ये तो एक बड़ी लॉजिकल बात है। हालांकि पार्लियामेंटेरियन तो मसला क्या है, पार्लियामेंटेरियन के पास
मैं एक मिनट आ रहा हूँ। पार्लियामेंटेरियन के पास तो वो इख्तियार भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक MPA के पास वो क्या कर सकता है? MPA और MNAs हुकूमतों के दौर में, चाहे इनकी हुकूमत थी चाहे हमारी, रोते फिरते हैं कि जी हमारी जो कॉमन अवामी मसाइल हैं उसके बारे में भी नहीं सुनी जाती। तो MPAs को इस हद तक, और इसमें एक और मैं ऐड कर लूँ कि ही कैन नॉट बी ए कैंडिडेट, यानी उसने कागज दाखिल कराने से पहले नेशनैलिटी छोड़ी होना और उसको वहां से उनकी तरफ से ऑर्डर होना साबित हो। यानी उम्मीदवार भी नहीं बन सकता डबल नेशनलिटी, और दूसरी तरफ कोई जज हो तो ये नामुनासिब है, चाहे जज हो चाहे सीनियर ब्यूरोक्रेट हो चाहे जनरल। वैसे मेहरबानों, जो अपना खबरें आ रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं मौलाना फजल रहमान से सदर जरदारी मिल रहे हैं और बाकी लोग जो मिल रहे हैं, और आज गवर्नर KP ने कहा है कि मौलाना साहब जो है चुन चुन के बदला ले रहे हैं तहरीक इंसाफ से। नूर आलम साहब की ये जो तरमीम आ रही है, तो तहरीक इंसाफ फिर कहाँ खड़ी होगी? जी, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती, बिकॉज मेरे ख्याल में बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं जिसपे हम गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसपे हमारी जो फोकस है उधर होना चाहिए है। मौलाना साहब तो इनसे भी काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुए थे, तो इनसे भी कुछ शायद बदले उतार रहे हो इस वक्त। वो छोड़ दीजिए, ये हल्की हल्की फुल्की बातें हैं। देखिए, जो सबसे जरूरी बात है, ड्यूल नेशनैलिटी पे ये कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे उससे कोई हर्ज नहीं है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हम लोग नहीं रख सकते और नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी मुल्क में लोगों को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और एक रियासत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास उसी का सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए है। मगर इस सब की टाइमिंग देखिए, जब अदलिया साफ नजर आ रहा है कि अदलिया और हुकूमत जो है वो उनके बीच में एक टकराव है, उनके बीच में वो सेम पेज पर नहीं नजर आ रहे। उनको हुकूमत को अदलिया के ना फैसले पसंद आ रहे हैं, ना उनकी ज्यादा आजादी पसंद आ रही है, और ये लोगों में भी तासुर है। ठीक है, ये मैं सिर्फ नहीं कह रही, पूरा पाकिस्तान इसी तरह देखता है। उस मौके पर आप इस तरह के बिल्स लेकर आए जिससे साफ जाहिर हो कि आप अदलिया के किसी तरह पर काटना चाह रहे हैं, आप किसी तरह उनकी पावर्स को कर्टेल करना चाह रहे हैं। तो वो जो मॉरल अथॉरिटी एक होती है कि जिससे पार्लियामान भी फंक्शन करती है, जिससे कानून साजी भी होती है, सबसे पहले तो वो बहुत मुतासिर हो रही है। और ऐसी पार्लियामान है जिसके पास वो मॉरल अथॉरिटी पहले से ही नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जो इस पार्लियामान में बैठे हैं वो फॉर्म 47 के जरिए बैठे हैं, और अवाम वो भी जानती है कि उनके पास लोगों का वोट ही नहीं है। तो जो सॉवरेंटी होती है जिसकी हम बात करते हैं पार्लियामान में, जिससे पार्लियामान का एक तकद्दुस है जो पैदा होता है, जिससे पार्लियामान को उसकी साख, उसकी ताकत मिलती है, वो भी वहां पे मौजूद नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स इन द हाउस की हल्फ बर्दारी कराई हुई है। हारे हुए लोगों को आपने फॉर्म 47 के जरिए वहां बिठाया हुआ है, और वो लोगों की राय की अक्कासी नहीं करते हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है। तो ऐसी पार्लियामान फिर जब इस तरह बदनीयती उनकी जाहिर हो रही हो, जब पहले ही उनकी नीयत में खोट हो, और ये सारी कानून साजी जो हो रही है जिस मकसद के लिए हो रही है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सिविलियंस का ट्रायल एंड मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला रहता है, PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला रहता है, रिजर्व सीट्स का रहता है, सबसे जरूरी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का फैसला रहता है। तो जब ये सब फैसले सामने हैं और फिर ये कानून साजी आ रही है, तो ये देखकर यही तासुर मिलता है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को बेंच स्टफिंग करके और फिक्सिंग कर अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की जा रही है। सवाल तो ये पैदा होता है ना मेहरबानों, कि पूरी दुनिया में जो है वो चाहे कोई जज हैं या चाहे कोई पॉलिटिशियन है, वो सारे अकाउंटेबल हैं। तो क्या किसी जज को जो है वो अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल होना चाहिए है, और इसीलिए उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका अपना मैकेनिज्म है कि जिस तरह बाकी इदारों में एक इंटरनल मैकेनिज्म है, वहां पर एक मैकेनिज्म बिल्कुल मौजूद है, और वहां पर बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया, उसके अंदर मजीद इस्लाहात की गई और उसमें सारे रूल्स मौजूद हैं। इस वक्त जो कानून साजी आ रही है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, और ये साफ जाहिर है। इस वक्त हमें भी मालूम है कि पहले जो अफवाहें थी कि काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी है, क्यों देनी है एक्सटेंशन काजी फायज ईसा को? क्योंकि इनको लगता है कि उनके फैसले इनको फेवर करते हैं, ये उनके लाइक माइंडेड जजेस को लाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उन लाइक माइंडेड की तादाद बढ़े ताकि ये फुल बेंच बिठाएं, और उसके अंदर जो इस वक्त बहुत ही आजाद जजेस हैं या जो कानून के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, जो इनको नहीं पसंद आ रहे, उनकी जो अक्सरियत है उसको डाइल्यूट किया जाए,
ताकि अगेन ये बदनीयती कि इनको इनकी मनपसंद के फैसले चाहिए। और ये उस बात से साफ जाहिर है कि जब एक मेजॉरिटी डिसीजन आती है, हुकूमत को माइनॉरिटी जजेस की डिसीजन पसंद आती है, उनका ऑर्डर इख्तलाफी नोट, और उसी को अपनी बहस का मतलब फोकस बना लेते हैं। तो इनकी जो नियतें हैं, ये कहां जाना चाहते हैं, ये मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं, साफ जाहिर है। और आप देखिए इस वक्त, जावेद साहब एक आखिरी चीज मैं कह दूं, इस वक्त देखिए पाकिस्तान में आज जो हड़ताल हुई, शटर डाउन, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे सक्सेसफुल शटर डाउन स्ट्राइक रही है। हमने नहीं देखा अब कभी भी कराची में 25 सालों में किसी ने ऐसी स्ट्राइक नहीं देखी। क्यों हो रही है ये स्ट्राइक? क्योंकि महंगाई है, बदहाली है, हुकूमत की बेहिसी है, लोग और आज मजीद नेपरा ने 1 रुपए पता नहीं कितने पैसों से फी यूनिट बिजली मजीद बढ़ा दी है। तो आप उसके बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद में 17,000 आपके यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर्स जो हैं वो डी चौक की तरफ आ रहे हैं एहतजाज करने। हर तरफ एहतजाज है, हर तरफ आग लगी हुई है मुल्क में। और आप देखें हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है कि वो आला अदलिया के पर काटना चाहता है। चलें राय साहब, क्यों हड़ताल भी आप रिप्लाई करना चाहें, कोई दे दें? मेरा सवाल सुन लें कि वाकई जो बात अभी नुक्ता उठाया, मैंने इस पर बात करनी थी कि पूरे मुल्क में शटर डाउन है, ताजर बाहर हैं, मुलाजमीन बाहर हैं, इदारे बंद हो रहे हैं। IMF की जो है वो डिमांड्स हैं या हुकूमत खुद चाह रही है कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं? जी मैं इसका जवाब देता हूँ जी। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये जस्टिस का बुनियादी असूल है। ठीक है। देखिए, अगर कोई सियासी नुमाइंदा, कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर कहीं पे भी कोई अपने उससे दाएं बाएं करता है अपने हल्फ से या अपने दिए हुए इख्तियार से, तो उसका फ़ैसला तो अदलिया करती है, उसका फ़ैसला तो नैब करता है, उसका फ़ैसला तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को उसको भुगतना पड़ता है। हाँ। लेकिन ये क्या हुआ कि जुडिशल जो काउंसिल है वो तो वही उन्हीं जजेस पे मुश्तमिल है। तो अकाउंटेबिलिटी का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे दीगर अदारे पे उसमें कोई कुछ ना कुछ, जैसे मैंने मिसाल दी कि हाँ हर अदारे का इस तरह है, लेकिन अदलिया का जो है वो ऐसे था। लेकिन वो खैर आज का मौजू नहीं है। झूठ बोलने का आला जो था वो तो मौजूद है, ईजाद हो चुका है झूठ पकड़ने का, कि किसी को वो लगाते हैं और वो आज वो कह रही है नीयत खराब है। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि ये नीयत का कोई आला जो है ये तखय्युलाती, ये अभी तक ईजाद नहीं हुआ। अगर कोई जिस तरह वो मशीन थी अपना वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस किस्म का अगर कोई आ गया है तो हमें भी ये अनायत कर दें ताकि हम भी कम से कम किसी की नीयत पे शक कर सकें। हम तो उनकी दलील को मानते हैं, उसकी लॉजिक को मानते हैं और उस लॉजिक पे सरे तस्लीम खम करते हैं। जो अभी मेरी बहन ने जो बातें की कुछ उस पर मैंने बिल्कुल कहा कि जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे। तो ये नियत पकड़ने वाला आला जो है मुझे ज़रूरत होगी। अच्छा, अब आपने कहा जी पब्लिक पे ये बहुत से अदारे ऐसे हैं जी कि मसलन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जब 70s में बनाया गया तो उस वक्त रोटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी थी, एक रोटी बनाने का भी गवर्नमेंट का अदारा था जो रोटी बना के बेचती थी। तो उस वक्त सीमेंट भी हुकूमत बना रही थी, उस वक्त अपना सरिया हुकूमत बना रही थी, उस वक्त खाद हुकूमत बना रही थी। अभी वो चीज़ें प्राइवेटाइज हुई हैं स्टिल। तो हुकूमतों का काम बिजनेस करना नहीं। अगर किसी को सब्सिडी देनी है तो आप देखें ये अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इनके दौर में एहसास प्रोग्राम था, उसके थ्रू भी दी जा सकती है। दीगर मुख्तलिफ चीज़ों से आजकल डिजिटल दौर है, किसी को अगर सब्सिडी देनी है तो उसे 2-4 हज़ार रुपये की मदद दी जा सकती है। तो ये एक ऐसा अदारा था जो सफ़ेद हाथी है। लेकिन यहाँ मैं ऐड करता चलूँ कि कहीं भी इनकी नौकरियों से इनको महरूम करने की नहीं है, सिर्फ इन अदारों की राइट साइजिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। अच्छा। और कुछ अदारे बंद किए जा रहे हैं कि जो खाली वैकेंसीज, मसलन हमारी डिस्कोज में बहुत सी खाली वैकेंसीज है जहाँ भर्तियाँ पिछले 5-4 साल में नहीं हुई। तो ये इन अदारों को कि जो इस वक्त हुकूमत पे बोझ हैं, ड्रेन और नेशनल इकॉनमी है और जिसकी वजह से आज इस हाल में मुलाजमीन फ़र्क नहीं होंगे। मुलाजमीन के मतलब तो हुकूमत की हर जगह या गोल्डन हैंडशेक कि अगर कोई लेना चाहे वो रजा कराना होता है, तो बाकी उनको एडजस्ट किया जाएगा। ये PWD का आपने देखा अभी ये जो वाइंड अप हो रही है और सारे उसारों का इत्तेफाक राय था कि ये करप्शन का गढ़ बन चुका है। तो सर क्यों हर कोई क्यों सड़कों पर आ रहा है राय साहब? चाहे ताजर है, चाहे आम शहरी है, चाहे मुलाजमीन है,
तो क्यों आज भी हड़ताल है टैक्सों पे, महंगाई पे? देखें, टैक्सेस के मुतल्लिक बिल्कुल जो बातें तस्लीम करनी चाहिए कि हमारा टैक्स टू GDP रेशो जो है वो बहुत कम था। हाँ। दुनिया भर में कम है और टैक्स का चूँकि कल्चर नहीं है तो उसको बढ़ाया गया। कहीं पे हालात की वजह से या आज की ज़रूरियात की वजह से ज़्यादा हो गया। मसलन सैलरीड पर्सन की जो इसको सारे एडमिट करते हैं, गवर्नमेंट सर्कल से कहा कि जी ये चूँकि यही वो शोबा था जो इससे पहले भी हमेशा टैक्स देता था जी, तो उसी को जो दे रहा उसको मजीद नहीं छोड़ना। लेकिन उसके बारे में एहसास भी है और ये फैसला भी हुआ और ये अनाउंस भी हुआ कि इनको इमीडिएटली रिलीफ दिया जाएगा। इसी तरह बिजली के मामलात हैं जहाँ पर बिजली की कीमत जो है वो ज़्यादा हुई इस अरसे में, तो उसके बारे में भी हुकूमत की फर्म कमिटमेंट है कि जूँ ये चीज़ें दुरुस्त होंगी, जूँ अपना ये बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी या IPPs के साथ जो सिलसिला जो कि बदकिस्मती से पिछले दौर में भी बावजूद कोशिश के नाकाम रहा। इमरान खान साहब के दौर में भी ये कोशिश हुई IPPs के बारे में, लेकिन वो नहीं रहा, नाकाम हुआ और अभी भी कोशिश की जा रही है। तो इससे हुकूमत जो है वो रिलीफ देगी। और अभी पंजाब के अपने अवाम को दिया भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सूबाई बजट से, तो दीगर सूबे भी इंशाल्लाह देंगे, KP भी देगा, सिंध भी देगा, तो उससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये टेम्परेरी है जी। अब मेहरबानों फिर कहेंगे कि नीयत जो है आपकी ठीक नहीं है, क्यों मेहरबानों कोई है मशीन मुझे भेज दें तो को है रिलीफ मिलने की, कोई रिलीफ मिलने की तो है कोई नहीं है राजा साहब। बात जैसे आपने शुरू में कहा, मॉरल अथॉरिटी एक चीज होती है, उस पे हुकूमतें भी चलती हैं और जिस हुकूमत के पास मॉरल अथॉरिटी और इखलाकी जवाब ना हो तो फिर उनकी नीयत आवाम को खोटी ही लगती है। खास तौर पे जब एक हुकूमत आवाम के वोट के तकद्दुस को पामाल करके, उसको चोरी करके, फिर उसके बाद आवाम की आवाज को बंद करके उनके बुनियादी हकूक को मुतासिर करो, तो फिर उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू जरूर होती है। आपको बेशक पसंद नहीं आएगी क्योंकि कड़वी बात है, मगर ये तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की इस वक्त आपके सामने है कि किस तरह आप इंटरनेट को भी मुतासिर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, किस बात का खौफ है? वही कि लोग बोलते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, लोग उंगली उठाते हैं, हमें पसंद नहीं आ रहा और लोग बोलेंगे। क्योंकि देखिए इस वक्त जो बदहाली है पाकिस्तान में, इस वक्त जो बेहिसी है हुकूमत की, देखिए जब हुकूमत, हर हुकूमत को मैं इस पे तो बिल्कुल इनके साथ मुत्तफिक हूँ कि हमारी टैक्सेस में हमें इस्लाहात करने की जरूरत है, हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना है, हमने लोगों को और कायल करना है वो टैक्सेस भरें और उसके ऊपर चाहे स्ट्राइक क्यों ना हो। मगर जब एक ऐसी हुकूमत करती है कि जिसके पास इखलाकी जवाज हो, मॉरल अथॉरिटी हो, जब लोग देखें कि हुकूमत अपने खर्चों में भी कटौती कर रही है, अपनी मरात में भी कर रही है, तो फिर शायद उनको वो संजीदा लगती है। मगर किस्मती से ये हुकूमत तो संजीदा भी किसी को नहीं लग रही है और इसका कोई आला नहीं है सर, ये एक तासुर है। आप सड़क पे जाके राह चलते बंदे से पूछ ले, वो भी कहेगा कि आपकी नीयत खोटी है। इसके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगों से बात करने की जरूरत है। मगर आप लोगों से बहुत दूर हो चुके हैं क्योंकि ये वही लोग हैं कि जिनके हकूक आपने मुतासिर किए हैं, जिन पे आप फस्तायत ढा रहे हैं और इनके वोट आपने चोरी किए हैं। तो इसलिए आपका जो ताल्लुक इन लोगों से है वो टूट चुका है। राय साहब ये तो बिल्कुल चार्जशीट हो गया आप पे। देखिए हम तो नीयत वाली, आप वोट लेके नहीं आए, ऐसे ही आ गए। हम नीयत वाली मशीन पे रो रहे थे, अब एहसास चेक करने की मशीन भी कोई है और वो सड़क पे है तो हम भी सड़क पे होते हैं। बहरहाल मैं उनकी इस राय का भी एहतराम करता हूँ, उनके अल्फाज का भी एहतराम करता हूँ। ये इख्तलाफ राय जो है ये जमहूरियत का हुस्न है। ये टैक्सेस के मामले में वो तो सर नीयत आती रहेगी। तो मुझे सर ये बता दें कि मियाँ साहब क्यों जा रहे हैं बाहर? देखें, एक मियाँ साहब का बाहर जाना, मियाँ साहब का लाहौर जाना, मियाँ साहब का मरी जाना, मुझसे किसी ने सवाल किया भाई वो मरी क्यों जा रहे हैं? भाई अगर वो लाहौर हैं तो वहाँ से मरी इस मुल्क का हिस्सा है और वो मरी अगर वो 4 दिन के लिए चले गए, अच्छा फिर किसी ने कहा जी वो मरी, फिर किसी ने कहा जी वो मरी आए थे तो वो वापस लाहौर क्यों चले गए? फिर किसी और ने कहा जी वो इस्लामाबाद में रास्ते में क्यों नहीं रुके, और अगर रुके तो उन्होंने नाश्ता क्यों किया, दोपहर का खाना मैं तो पूछ रहा हूँ कि बाहर क्यों जा रहे हैं? तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उससे पहले भी वो लंदन गए थे और बहुत से लोग लंदन, अभी तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग लंदन गए आए हैं, हमारी जमात के बहुत से गए हैं, तो वो अपने इलाज के लिए या किसी और के लिए जाएंगे तो तसल्ली रखें कि
तसल्ली रखें। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इलाज के लिए गए थे तो 4 साल वापस नहीं आए थे, इसलिए लोकसभा बाकी लोग लंदन जाते हैं 2 हफ्ते में आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि उनके पास इस वक्त कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या असाइनमेंट नहीं है। एक दफ़ा वो पहले इलाज के लिए गए थे बहसीयत प्राइम मिनिस्टर, उनकी सर्जरी हुई थी वहाँ पर और सर्जरी बड़ी संगीन हो गई थी, आपको पता है कि क्या सिलसिला हुआ था। तो वो उस वक्त तो चले फिर भी सवाल बनता था बावजूद उनकी उस सेहत के कि वो एज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। तो इस वक्त चूँकि उनकी एज पार्टी हेड जिम्मेदारियाँ हैं वो निभा रहे हैं पूरी तरह। उनकी पार्टी के नुमाइंदगान जो हैं वो असम्बलियों से लेकर कैबिनेट तक और चीफ मिनिस्टरशिप और प्राइम मिनिस्टरशिप है। तो पहले ये इररेलेवेंट सवाल है, मुझे अभी नहीं पता कि वो कब जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं या नहीं जा रहे या जा भी रहे, लेकिन अगर वो जाएं भी तो इसमें कौन सा ये कोई ऐसी खबर नहीं है। खबर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है, खबर टैक्सेशन है, खबर महंगाई है। ठीक है मेहरबानों, क्या कुछ खबरें हैं जैसे आपने काजी फैसल साहब पे जो है आदमी एतमाद किया, कोई वापसी हो सकती है? मुस्तक़बिल करीब में खान साहब की जो है वो बाहर आ जाएंगे? वो हालात क्या लग रहे हैं? जी, उस पर मैं क्या कह सकती हूँ। आप देख रहे हैं कि किस तरह ये जो लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे आपका एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, आपके एहतसाब अदालतें हैं, किस तरह ये चलाई जा रही हैं, किस तरह इनमें ऑर्डर्स आते हैं या जजमेंट्स नहीं भी आती हैं। अब मैं आपको खान साहब का क्या बताऊं, मैं आपको अपने वालिद के केस का हवाला दे देती हूँ, जो 9 मई के केसेस लाहौर के मुख्तलिफ चल रहे हैं इस वक्त कोर्ट लखपत में। और छुट्टी से पहले मेरे ख्याल में 1.5 महीने से जज साहब के डेस्क पर बेल एप्लीकेशन पड़ी है, जिसमें से अभी तक बेल्स के ऊपर जो मेरिट्स हैं उस पर सुनवाई भी नहीं हुई है। हर पेशी पर कहा जाता है कि जी रिपोर्ट लाई जाए और तफसील लाई जाए, और प्रोसिक्यूशन या रियासत की तरफ से वो प्रेजेंट नहीं की जाती हैं। तो इसको तो मेरी नज़र में तो आप ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस ही कहेंगे कि जब एक अदालत कोई चीज़ मांग रही है, 1.5 महीना गुजर गया है और इस तरह 15 महीनों से डॉक्टर यास्मीन साहिबा जेल में है, बाकी हैं, उनकी बेल्स पे आज तक कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अगेन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, प्रोसिक्यूशन सामने ऑर्डर नहीं सामने नहीं ला रही है डिटेल्स, तो उस पर कोई फैसले नहीं हो रहे। तो जब तक इस तरह निजाम चलेगा तो तब तक तो फैसले नहीं होंगे और ना ही कोई रिहा होएगा। तो इसीलिए जो इस्लाहात लाई जा रही हैं, जो रिफॉर्म्स लाई जा रहे हैं, वो इन चीजों को एड्रेस नहीं कर रहे, बल्कि वो मजीद मफलूज करना चाह रहे हैं अदालतों को और एक आजाद अदालती निजाम को। तो इसलिए तो हमें बड़ी तशवीश है और हम इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल आवाज उठाएंगे और बात करेंगे और हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे जितना हो सका, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अदलिया की आजादी को मुतासिर किया जाए। आपको याद होगा जब पहले इस तरह की कोशिश की गई तो लॉयर्स मूवमेंट आई सड़कों पे, आपने देखा, और मियां साहब उसका हिस्सा थे, उनको याद होना चाहिए है। तो आज भी वही अदलिया है, वही अदलिया की आजादी है। अगर आज आपने मुतासिर की तो कल ये आपको मुतासिर कर सकती है। ठीक है मेहरबान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, दाई साहब आपका शुक्रिया। जब ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन तो बात करेंगे कि ताजिरों की क्या डिमांड्स हैं और क्या ताजिरों की डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि आज पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल है और ताजर सरापा एहतजाज हैं, तमाम मार्केटें बंद हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि आज शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी शॉपिंग करनी थी, रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो है पूरी करनी थी। मामला क्या है? मामला है टैक्सेस का, मामला है महंगाई का, और महंगाई कम कैसे होगी, टैक्सेस कम कैसे होंगे, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे अजमल बलोच साहब, सदर अंजुमन ताजरान हैं, इनसे बात करेंगे। अजमल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा कि डिमांड क्या है, क्या ताजर टैक्स देना नहीं चाहते या कोई और वजह है? कोई देखिए वजह कोई भी नहीं, ताजर टैक्स दे रहा है तो मुल्क चल रहा है। हम कहाँ दे रहे हैं सर? देखिए बड़ा टैक्स दे रहा है, ये FBR झूठ बोलता है, सारा तो ये खा जाता है। अच्छा। गुजारिश ये है कि ये जो वैल्यूएशन टेबल बनाया ना इन्होंने इनकम टैक्स के नाम से, ताजर 2 स्कीम इसको नाम दिया, 4 महीने तो उन्होंने बताया ही नहीं हमें कि ये ताजर 2 स्कीम है क्या। ठीक है। हमें पहले दिन ये कहते थे कि ये 1200 रुपये जमा कराने होंगे, जो नॉन फाइलर है वो साल बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। अच्छा। और जो कानून पुराने पे लागू होता है वही उसी पे लागू होगा। ये ताजर 2 स्कीम है कि लोगों को नेट में लाने के लिए। ठीक है। बाद में 4 महीने गुजर गए, हमने कहा भाई ये स्कीम अगर ये है तो आए हम एक्सेस देते हैं आपको, आप मार्केटों में लोगों को रजिस्टर करें जो नहीं रजिस्टर्ड है। ठीक है। और हमने पूरा हर जगह पे हमने इनको भेजा, किसी ताजर नुमाइंदे ने इनको रोका नहीं है। ठीक है। जब ये पिछले चेयरमैन इस्तीफा दे गए हैं, इनसे इस्तीफा से कोई चंद दिन पहले हमारी मीटिंग हुई,
हमने कहा सच बताएं, पूरे पाकिस्तान से ताजर नुमाइंदे आए थे। इन्होंने कहा जी सच बात यह है कि वैल्यूएशन टेबल बनाया हमने IMF के कहने पे, अच्छा आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू पे टैक्स निकाला जाएगा। ठीक है, यानी देखिए ना, दुकान तो मालिक की है, 99% किराएदार हैं। हाँ। ये कहते हैं कि अगर आपकी दुकान 50 करोड़ की है, सॉरी 5 करोड़ की है, 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक मैं बात कर लेता हूँ। अगर 1 करोड़ की दुकान है, छोटी से छोटी, इतनी सारी भी दुकान आजकल 1 करोड़ से ज़्यादा है, हम 10% उस अमाउंट का अपने तसव्वुर करेंगे आपकी आमदन, उस आमदन पर आप 35% टैक्स देंगे। यानी वो दुकानदार जो 6 लाख की जिसकी आमदन कोई नहीं है, वो जो नीचे है वो 3.5 लाख रुपए उससे टैक्स मांग रहे हैं। इसी तरह जो 2 करोड़ वाली दुकान होगी वो 7 लाख रुपए टैक्स देगा, जो 3 करोड़ की होगी वो 10 लाख रुपए टैक्स देगा। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है, दुनिया में इनकम टैक्स इनकम पर लिया जाता है। यहाँ भी यही था हमें अच्छा ये कहते हैं जी IMF कहती है, IMF की सरबराह ने चंद दिन पहले पाकिस्तान के हवाले से इंटरव्यू दिया है। उसने कहा है कि भाई हम हुक्मरानों को कहते हैं कि बड़ों पर टैक्स लगाएं, ये मुड़ के छोटों पर लगा रहते हैं, हम नहीं कहते इनको छोटों पर टैक्स लगाएं। लेकिन अजमल साहब कौन फैसला करेगा कि जो है वो जो आपकी इनकम है वो आप ठीक बता रहे हैं? देखिए बात ये है कि ये भी तो कोई आप खुद ही जो है वो अपनी रिटर्न फाइल कर दें गवर्नमेंट, या बड़ा आसान तरीका है। जब मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मैं अपनी आमदन बताता हूँ, मैं देखिए मैं दुकान का किराया बीच में बताता हूँ मेरा कितना है, फिर मैं बताता हूँ मेरे अखराजात क्या क्या हैं, ये सारी चीज, फिर आमदन है तो मैं टैक्स दे रहा हूँ ना, मैं अपनी आमदन सारी बताता हूँ, मैं अखराजात सारे कर रहा हूँ, उन अखराजात को मद्देनजर रखते हुए ये कानून का तरीकाकार है इनकम टैक्स का कि आपकी आमदन निकलेगी, उस पर मैं टैक्स देता हूँ। यही हर ताजर जो नेट में है वो दे रहा है। वजीर खजाना है मुल्क का, उसकी कोई और करता होगा। ये मुझे वजीर खजाना एक ने बताया था, शेख हफीज ने मुझे बताया था कि मेरी रिटर्न कोई और भरता है। तो ये हमारी हालत है, वो इतनी टेक्निकल होती है कि वो आम ताजर भर ही नहीं। अब ताजर को कख पता नहीं होता, वो अपना हिसाब किताब लेके बैठा होता है, उसके पास लाइनें लगी होती हैं, 10,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे, फिर उसको जाली नोटिस दे के 25 सालों में मैं कह के थक गया हूँ, उर्दू का फॉर्म दे दें, आसान सा बनता है, दिखाते हैं हमें कि ये हमने बना, ये भी गवर्नमेंट कह रही है बना, आज तक नाफिज नहीं हुआ है। बात यह है कि आप अगर टैक्स लेना चाहते हैं पूरे मुल्क के ताजरों को, देखें हमने हामी भरी है और हम रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं। पहली बात तो ये करें ना। तो FBR बुलाया ना कल, आपको क्यों नहीं गए? FBR उस वक्त बुलाता है जब हम झगड़े में होते हैं, जब हम एहतजाज में होते हैं। हम FBR को 6 महीने दिए थे कि हमसे बात करें, हर रोज हर चौथे दिन मीटिंग होती थी, रिजल्ट कोई नहीं निकलता था। कल जो बुलाया था हमें कि आ जाए भाई, उस वक्त हम किधर, हम मीडिया के आगे खड़े थे, मीडिया हमसे पूछ रहा था हड़ताल कैसे करनी है, क्या करना है, एहतजाज, हम हर जगह पे जवाब देते इधर मीडिया को। हम उनके पास अब बुलाए ना हमें, हम उनसे बैठ के बात करेंगे। अगली हड़ताल की कॉल जब देनी है ना, हमने 2 दिन की, उससे पहले हमसे बात कर लें, इससे पहले कि हम फिर हड़ताल की कॉल दे दें। नहीं, ये तो ब्लैक मेलिंग हुई ना। नहीं, ये हमारा आईनी हक है, ये ब्लैक की मेलिंग नहीं है, आईनी हक है कि जब हुकूमत आप पे जुल्म कर रही होगी तो मैं एहतजाज करने का हक रखता हूं। अजमल भाई, फिर क्यों एक कॉन्सेप्ट है, एक तासर है कि ताजर टैक्स नहीं देता? ताजर टैक्स देता है, FBR चोर है। जब चोर को भेजेंगे ना टैक्स लेने के लिए तो पहले अपनी जेब भरेगा, फिर जो बाकी बचेगा उसको कहेगा तू जमा करा दे। हो क्या रहा है? अगर कोई मुखलिस है ना, मुझे एक ताजर ने कसम से बताया, मैं कसम उठा रहा हूँ, उसने कहा अजमल साहब मैंने इनकम टैक्स के बंदे को कहा भाई मैं पूरा टैक्स देना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर 3 लाख रुपया बनता था। उसने कहा 3 नहीं बनता, 10 बनता है, फिर मैं 10 लिखूंगा। तो उस वक्त कहता है मैं खौफजदा हो गया। उसने कहा मुझे दे दो 50,000 रुपया, बस तुम जितना मर्जी लिख लो। ये वो चीजें देखें, इनको ठीक करना होगा। मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है मुल्क में? मुल्क में ताजिर, सनतकार, सुने चल्ली क्लास देती है सर, ना करो। नहीं मेरी मैं गिन रहा हूँ ना। ताजिर, सनतकार, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और प्राइवेट सैलरी क्लास, प्राइवेट, सरकारी नहीं, सुन ले मेरी बात, ये लोग टैक्स देते हैं। अब जो सरकार के लोगों को टैक्स मिलता है ना, वो तनख्वाह मिलती है, हमारी तनख्वाह मिलती है, वो जो टैक्स देते हैं, ये तनख्वाह जाती है, वो 10,000 लाख रुपए में से कटवाते हैं, फिर 5 लाख की फैसिलिटियां ले लेते हैं। मुझे बताएं कौन सा सरकारी मुलाजिम है, सुने, उसको घर मुफ्त नहीं है, उसको गाड़ी मुफ्त नहीं है, उसको हेल्थ मुफ्त नहीं है, उसको पेट्रोल मुफ्त नहीं है। मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं कोई मुफ्त नहीं है। सारा कुछ मुझे हल बताएं, हल क्या है? देखिए हल क्या है इसका? मुझे बताएं
ये जो पाकिस्तान के इदारे हैं जैसे स्टील मिल हो गई, PIA हो गई, फलाना, इनको ताजरों ने ख़त्म किया है। आज यूटिलिटी स्टोर के जो लोग सड़क पे खड़े हैं, हाँ। वो क्यों खड़े हैं? इनके जो अफसरान हैं वो लूट के खा गए हैं। अब जो गरीब आदमी है वो सड़क पे बैठा। हल क्या आपके पास? हल ये है FBR को ठीक करें। हाँ। देखिए हर वजीर आजम हमें कहता है, हर वजीर आजम कि FBR में मसाइल हैं, FBR को हमने ठीक करना है। वो करते क्यों नहीं है? अभी 12 बंदे निकाले हैं वजीर आजम साहब ने। कौम को बताएं ना क्यों निकाले हैं। वो किसका दिफा कर रहे थे? वो बड़े लोगों का दिफा कर रहे थे कि बड़े लोग जो टैक्स नहीं देते उनके केसेस अदालतों में पड़े हैं और उन पे कोई बात, उनको सपोर्ट पीछे से थी, उनको निकाला गया है। फिर वजीर आजम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि FBR में से FBR के लोगों ने जाली रिफंड के नाम से बहुत सारा पैसा निकाला है। भाई इसको पूछने वाला कोई नहीं, हमें बताएं तो सही। वो नौकरियों से निकले, वो फारिग हुए, उनको भेजे ना, उनके सारे असासे हुकूमत कब्जे में ले ले। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, देखिए चाइना क्यों तरक्की कर गया भाई, सिंगापुर क्यों तरक्की कर गया, सऊदी अरब में क्यों सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सर, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बात मैं हर कोई अपने गिरबान में नहीं देखिए मैं गिरबान में झांक रहा हूं। मैं ये कहता हूं, मैं 1.25 करोड़ ताजरों का नुमाइंदा हूं। मेरा कोई प्लाजा नहीं है, मेरे पास अपनी जाती गाड़ी नहीं है, मैं किसी से मांग के गाड़ी चलाता हूं। आए मेरे साथ कोई डिबेट कर ले। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, मैं सादा जिंदगी गुजारता हूं, मैं सादा से कपड़े पहनता हूं। वजीर आजम साहब ने क्यों 5 लाख का सूट पहना होता है? और भाई या तो उनकी अपनी तनख्वाह हो ना। अब टैक्स नहीं देंगे मैं, और टैक्स कौन नहीं देता? देखिए हम टैक्स दे रहे हैं तो ये आज पहिया जाम हुआ है ना, ये शटर डाउन हुआ है ना, हुकूमत से पूछ लें कितना नुकसान हुआ है। आज कहेंगे बड़ा नुकसान हुआ है, सुने, आज कहेंगे बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ। और टैक्स की बारी आएगी तो कहेंगे ताजर थोड़ा टैक्स देते हैं। ये झूठ है। यकीन करें, सच ये है कि ताजर डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। वो बेच रहे हैं, इस मोबाइल पर भी मांगने वाला तो हर कोई दे रहा है, वो तो हर कोई दे रहा है। लेकिन जब तक अखराजात खत्म नहीं होंगे ना, हाँ। जब तक ये बड़ी गाड़ी, अभी स्पीकर को 18 करोड़ की गाड़ी के चक्कर में दे दी है भाई। हाँ। स्पीकर साहब आसमान से उतरे, 18 करोड़ की गाड़ी। ओ भाई स्पीकर साहब जब उतरेंगे तो पुलिस की गाड़ी में होंगे, पुलिस बिठा के ले जा रही होगी ना सबको। तो गुजारिश ये है कि 18 करोड़ की गाड़ी भाई, एक 18 करोड़ की गाड़ियां 100 दफ्तरों को मिल सकती थी। अजमल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो हर एक का जिम्मेदारी है कि वो खुद अपने गिरबान में झांके कि वो कितना टैक्स दे रहा है। और अगर कोई सियासतदान है तो वो सोचे कि उसकी सियासत जो है वो क्या मुल्क के लिए या अपनी जाती मफाद के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।